नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार नालंदा हिस्ट्री सर्कल में। जैसा कि बताया गया था कि जल्द ही हम यूपी SSC लेखपाल के संदर्भ में उससे रिलेटेड कक्षाओं का संचालन करेंगे और उसी संदर्भ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत से इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों के उदय में जो सबसे पहला राज्य बना था वो था बंगाल हमारा। बंगाल के क्षेत्र पर अंग्रेज गिद्ध दृष्टि पहले से ही लगाए बैठे थे। इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि बंगाल बहुत ही धनधान्य संपन्न था, संपन्न राष्ट्र था, संपन्न राज्य था और सामरिक और व्यापारिक महत्व भी इसके सर्वाधिक थे, क्योंकि बंगाल के पास अपना एक पोर्ट था, बंदरगाह थे और 17वीं शताब्दी में जो व्यापारिक यातायात होते थे उनका एक सबसे बड़ा साधन जल यातायात रहता था। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से अंग्रेज जो थे बंगाल को हमेशा से अपनी गिरफ्त में करना चाहते थे। दोस्तों होता क्या है कि आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इस औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य जो होता है वो अपने पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। 1707 में मृत्यु होने के बाद बंगाल का जो दीवान था मुर्शिद कुली खां, इस मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ही अपने शासनकाल में 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त करता है। बंगाल का दीवान नियुक्त होने के बाद जब औरंगजेब 1707 में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसका इंतकाल हो जाता है, तो क्या होता है दोस्तों, फर्रुखसियर पावर में आता है और फर्रुखसियर 1713 में क्या बना देता है, इस मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बना देता है। बंगाल का नवाब बनते ही मुर्शिद कुली खां क्या करता है कि बंगाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर देता है कि हम तो भाई स्वतंत्र हैं, किसी के अंडर वर्क नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, इसी बात से होता क्या है जो औरंगजेब का पोता होता है अजीमुशान के साथ मुर्शिद कुली खां के क्या हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं। मुर्शिद कुली खां के संबंध अजीमुशान के साथ खराब हो जाते हैं इधर। तो मुर्शिद कुली खां सोचता है कि वो दिल्ली के सुल्तान यानी कि बादशाह और सभी लोगों से दूर रहकर बंगाल का शासन चला, इसलिए वो बंगाल का जो राजधानी था ढाका, दोस्तों ढाका को उठा के ले जाता है, सीधे अपनी राजधानी को ढाका से उठा के ले जाता है मुर्शिदाबाद। और इस मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी दोस्तों इस मुर्शिद कुली खां ने की थी। और अब देखते हैं कि बंगाल में एंट्री अंग्रेजों की कैसी होती है। तो 1698 में क्या होता है दोस्तों, अजीमुशान से संपर्क करके अंग्रेज क्या करते हैं, जमींदारी प्राप्त कर लेते हैं 3 गांवों की, 3 स्थानों की, वो भी 3000 रुपए वार्षिक के कर पर क्या करते हैं, वो गोविंदपुर, सुल्तानेती और कोलिकाता की जमींदारी प्राप्त कर लेते हैं। और तीनों ही ये स्थान जो होते हैं बहुत ही व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 1651 में क्या होता है, शाह शुजा की अनुमति से अंग्रेज बंगाल में पहली कोठी स्थापित करते हैं और पहली कोठी स्थापित होने के साथ साथ ही अंग्रेज बंगाल के महत्व को समझ चुके थे और उसी के संदर्भ में 1698 में अजीमुशान से उन्होंने जमींदारी लेने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। इसी संदर्भ में जब वो फर्रुखसियर आता है तो फर्रुखसियर को दोस्तों एक बीमारी थी पाइल्स की, तो उस बीमारी का इलाज जो था अंग्रेजों के ग्रुप में आए हुए एक डॉक्टर ने कर दिए। उससे फर्रुखसियर भी थोड़ा क्या था, बहुत ज्यादा खुश हुआ और इसी वजह से उसने 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में इनको बहुत सारी व्यापारिक छूटें दे दी। ठीक है, इधर व्यापारिक छूटें अंग्रेजों को दी जा रही थी और उधर मुर्शिद कुली खां क्या कर रहा था, बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा चुका था। होता क्या है दोस्तों, भूमि बंदोबस्त, जो वहां के आम लोग परेशान थे भूमि बंदोबस्त प्रणाली से, उसको भी मुर्शिद कुली खां ने क्या कर दिया, बदल कर क्या बना दिया, उसको इजेदारी प्रथा से रिप्लेस कर दिया, उस भूमि बंदोबस्त प्रथा से। और इसका जो शासनकाल चला वो 1727 तक चला। 1727 तक चलने के बाद स्वतंत्र बंगाल पूरी तरीके से बन चुका था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मुर्शिद कुली खां की बेटी के पति सुजाउद्दीन ने इस गद्दी को संभाला। सुजाउद्दीन ने इस गद्दी को संभाला और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सुजाउद्दीन के पास 1733 में क्या होता है, बिहार का कार्यभार भी इसके ही अधीन हो गया। ठीक है ना, जो व्यक्ति वहां था वो वहां पर नहीं रहा और सुजाउद्दीन ने बिहार को भी अपने अंतर्गत ले लिया। अब सुजाउद्दीन के पास क्या, बंगाल और बिहार दोनों की जिम्मेदारी थी। तो सुजाउद्दीन ने सोचा कि दोनों जगह तो वो पूरी तरीके से ध्यान दे नहीं पा रहा था, इसलिए सुजाउद्दीन ने क्या किया, बिहार का जो नायब सूबेदार नियुक्त किया वो किया अलीवर्दी खां को। ठीक है, अलीवर्दी खां 1740 से लेके 56 तक क्या करता है दोस्तों, फिर गद्दी संभाल लेता है बंगाल की भी।
होता क्या है कि शुजाउद्दीन का पुत्र होता है जो सरफराज खां, वो शुजाउद्दीन के उपरांत बंगाल का नवाब बनता है 1739 में। तो 1739 से लेकर 1740 तक ये बंगाल का नवाब रहता है। लेकिन गिरिया नामक स्थान पर बिहार के नायब सूबेदार यानी कि अली वर्दी खां द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके उपरांत बंगाल और बिहार दोनों को एक साथ संभालता है अली वर्दी खां, और जो कि इन दोनों की सूबेदारी को संभालता है 1740 से लेकर 1756 तक। अली वर्दी खां जो था बहुत ही दूरगामी सोच वाला इंसान था। उसने यूरोपियों यानी कि अंग्रेजों की तुलना की थी मधुमक्खियों से और कहा कि यूरोपीय शक्तियां एक तरीके की मधुमक्खियों के समान हैं, यदि इनको छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार देंगी, और इनको ना छेड़ा जाए तो ये लाभप्रद सिद्ध होंगी, जिस प्रकार से मधुमक्खियां शहद देती हैं। अली वर्दी खां के उपरांत जो बंगाल का नवाब बना वो बना सबसे चर्चित सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था वो अली वर्दी खां की सबसे छोटी बेटी का पुत्र था। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही जो अली वर्दी खां की बड़ी पुत्री थी घसीटी बेगम, वो इसके विरोध में आ गई। विरोध में आने का मुख्य कारण था घसीटी बेगम का कि आखिर सिराजुद्दौला को ही बंगाल का नवाब क्यों बनाया, भाई मेरा भी तो पुत्र है। सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठते ही बहुत से अमीर इसके खिलाफ हो गए, जिनमें से अमीर चंद नामक एक बैंकर था बंगाल का, खुद जो मीर बख्शी यानी कि बंगाल की सेना का सेनापति था मीर जाफर, वो भी इसके खिलाफ था, और घसीटी बेगम तो शुरुआत से ही सिराजुद्दौला के विरुद्ध में थी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1756 में सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद कर्नाटक बाहर में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो रहा था, और इसी उपरांत अंग्रेज विजयी हुए। कलकत्ता में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपनी अपनी बस्तियों की किलेबंदी आरंभ कर दी। इस किलेबंदी के विरोध में सिराजुद्दौला ने दोनों को नोटिस जारी किया, बोला कि मैं यहाँ का नवाब हूँ और आप मेरे क्षेत्र में किसी भी जगह की किलेबंदी कर रहे हैं और मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। नोटिस जारी करके बोला फ्रांसीसियों से कि किलेबंदी को बंद कर दो, और अंग्रेजों से भी किलेबंदी बंद करने का नोटिस दिया। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज जस के तस किलेबंदी को स्टार्ट करते रहे, और वो किलेबंदी में पिछले की तरह रत रहे। इसी बीच क्या होता है कि सिराजुद्दौला 15 जून 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण करके फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है 20 जून को। अधिकार के बाद क्या होता है कि वहां के कुछ अधिकारी और सेना गवर्नर ड्रेक जो थे और सेनापति मिंचिन, वो अगले दिन जब ताला खोला जाता है तो मात्र 23 अंग्रेज अधिकारी जीवित बचते हैं। और इस घटना का रहस्योद्घाटन किया हालवेल ने, और इसी घटना को दोस्तों बोला जाता है ब्लैक होल घटना। ठीक है, अंग्रेज अपनी इस करारी हार से तिनमिला गए, और इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, प्लासी का युद्ध होता है, और इस युद्ध को सही तरीके से संचालित करने के लिए क्लाइव को बुलाया जाता है। क्योंकि क्लाइव जो था कूटनीतिक विशेषज्ञ था, अपनी कूटनीति का लोहा वो कर्नाटक बार में मनवा चुका था, इसी के चलते उसको बंगाल आमंत्रित किया जाता है। बंगाल आते ही क्लाइव ने कूटनीति स्टार्ट कर दी और नवाब के विरोधियों से संपर्क साधना उसने शुरू कर दिया। इन नवाब के विरोधियों में मुख्य रूप से घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, नवाब का मीर बख्शी यानी कि सेनापति मीर जाफर, दीवान दुर्लभ राय और जगत सेठ महावत चंद इत्यादि थे। दोस्तों ये महावत चंद और जगत सेठ जो थे वो बैंकर थे बंगाल के। तो क्या होता है, लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर से बोलता है नवाब बनोगे? मीर जाफर बोलता है कैसे, क्या मजाक कर रहे हो? तो बोला नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, बताओ नवाब बनोगे? तो बोला हाँ बिल्कुल बनेंगे, बताओ क्या करना पड़ेगा? तो क्लाइव बोलता है करना ही तो कुछ नहीं है आपको, और सारी योजना को क्रमबद्ध तरीके से मीर जाफर को बता दिया। दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को जब स्टार्ट होता है, मीर जाफर सेना को युद्ध करने का आदेश नहीं देता है, और इन सब चीजों को समझने में सिराजुद्दौला को ज्यादा टाइम नहीं लगा। सिराजुद्दौला और उसके कुछ एक खास सैनिक और सहायक थे, उन्होंने थोड़ा बहुत युद्ध किया। इसी दौरान सिराजुद्दौला जो था वो युद्ध भूमि से भाग गया। मीर जाफर जो था उसने अपनी सेना को युद्ध करने की अनुमति नहीं दी, और अंग्रेज जो थे बड़ी ही
उपयुक्त जीत हासिल कर लिए बिना किसी हानि के। मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब अंग्रेज ने जब बंगाल में कठपुतली नवाब बनाया तो रास्ते चलते हुए भी पहुंच गए। हाँ, मीर जाफर से बोलते थे भाई कुछ है। मतलब अंग्रेजों की बंगाल के नवाब से इतनी ज्यादा मांग बढ़ गई जिससे मीर जाफर बहुत परेशान हो गया। इससे तंग आकर अब मीर जाफर क्या था, इनको धन देने में थोड़ी आनाकानी करने लगा। अंग्रेज इससे असंतुष्ट हुए और उन्होंने मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी से हटा दिया। तो कुल मिलाकर मीर जाफर जो था 1757 से 60 तक रहा। होता क्या है, अंग्रेजों के असंतुष्ट होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि जो मीर जाफर था वो अब डचों से मिलकर अंग्रेजों को भगाने की योजना बना रहा था और यह बात अंग्रेजों को पता चल गई। तो अंग्रेजों ने इसको हटाने की पूर्ण योजना बना ली और इसका हटाने के लिए इसने क्या किया कि इसका जो मीर बख्शी था, मीर कासिम, और मीर कासिम दोस्तों इसका जो था वो सेनापति था। जिस तरीके से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, ठीक उसी तरीके से मीर कासिम को भी अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया नवाब का लोभ देकर और युद्ध किया। मीर जाफर को अपदस्थ करके मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। मीर कासिम जो था वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ चुका था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मीर कासिम ने क्या किया कि जो चुंगी होती थी वो फर्रुखसियर के शाही फरमान के द्वारा कुछ एक वर्ष के बाद अंग्रेजों के लिए फ्री हो गई थी। मतलब व्यापार पर अब कोई कर अंग्रेजों को देना नहीं पड़ता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसका भी आर्थिक लाभ उठाया इस तरह से कि जो अन्य यूरोपीय कंपनियां थीं उन पर तो चुंगी लगती थी, कर लगता था, तो उनके मालवाहक पोतों को अंग्रेज अपना मालवाहक पोत बताकर एंट्री करवा देते थे बंगाल में, जिससे उन अन्य यूरोपीय कंपनी के जहाजों पर चुंगी नहीं लगती थी। लेकिन अंग्रेज उन अन्य यूरोपीय कंपनियों से 50% की चुंगी ले लेते थे, जिससे अंग्रेजों को आर्थिक फायदा मिलता था। ये बात जब मीर कासिम को पता चली तो मीर कासिम ने अंग्रेजों से कहा कि भाई ये तो गलत बात है, इससे हमारे बंगाल की आर्थिक क्षति हो रही है। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं वो कुछ नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है और ऐसा ही चलता रहना चाहिए। मीर कासिम ने तंग आकर क्या किया कि बंगाल में व्यापार के लिए सारी कंपनियों के लिए, सभी कंपनियों के लिए कर मुक्त व्यापार की घोषणा कर दी। इससे क्या हुआ, अंग्रेज काफी परेशान हो गए। अंग्रेजों को इससे प्रॉब्लम नहीं थी कि उन पर कर लग रहा है या उन पर कर नहीं लग रहा है, वो तो पहले से ही कर मुक्त व्यापार कर रहे थे फर्रुखसियर के शाही फरमान के द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये हो गई अंग्रेजों को कि जो वो अवैध तरीके से आर्थिक समृद्धि, आर्थिक जो लाभ प्राप्त कर रहे थे अन्य यूरोपीय कंपनियों से, वो उनका लाभ बाधित हो गया। अंग्रेज सब कुछ सहन कर सकते थे लेकिन आर्थिक मामलों में वो बिल्कुल ही समझौता, बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर क्या किया अंग्रेजों ने, बक्सर का युद्ध किया। और बक्सर के युद्ध जो किया 22 अक्टूबर 1764 को, उस युद्ध में मीर कासिम को हरा दिया। मीर कासिम भागकर कहां पहुंच गया दोस्तों, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास, और दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफर को और बोला देखो पिछली बार डचों से मिलकर हमारे प्रति आप षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन इस बार मत रचना, हम आपको नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया। और ये जो बक्सर का युद्ध था वो हेड किया था हेक्टर मुनरो ने, और मीर कासिम की संयुक्त सेना को हरा दिया उसने। ठीक है, कासिम जो था वो दिल्ली की ओर पहले भागा और जहां 1770 ईस्वी में मृत्यु हो गई उसकी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता क्या है, मीर जाफर 1763 से 1765 तक बंगाल का नवाब रहता है। नवाब के पद पे रहते हुए इसकी मृत्यु 1765 में हो जाती है। इसके बाद इसका जो पुत्र होता है निजामुद्दौला, वो बंगाल की शासन को संभालता है और इसके शासन के दौरान लगभग सभी अधिकार अंग्रेजों के पास थे। दीवानी राइट्स जो थे, जिससे कि जो भी चुंगी कर वगैरह प्राप्त होता हुआ वो अधिकार आ गया था अंग्रेजों के पास। और चूंकि सारी शक्तियां आर्थिक शक्ति से बहन होती थी, इसलिए कह सकते थे कि जो सीधे तौर पर दीवानी शक्तियां, करों की शक्तियां, आर्थिक शक्तियां थी वो अंग्रेजों के पास थी, लेकिन सैनिक शक्तियां
जो थी वो नवाब के पास थी। इस तरीके से बंगाल में 1765 में द्वैध शासन शुरू हो गया। और ये द्वैध शासन जो था, जो बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई, वो क्या हुआ था दोस्तों, क्लाइव की ने संधि के दौरान इस बात को नवाब और जो मुगल बादशाह था उसके साइन से ये प्रमाणित करवा लिया था कि बंगाल में दीवानी के राइट्स अंग्रेजों के पास रहेंगे। ठीक है, और जो विदेशी मामले थे बंगाल के, वो भी अंग्रेजों के हाथ में आ गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, निजामुद्दौला बनता ही है। बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट और अवध के नवाब से संधि होती है। वो संधि होती है इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो होती है दोस्तों, क्या होता है, इसमें अवध का नवाब और जो बक्सर का युद्ध होता था, इसी के उपरांत जो संधियां होती हैं वो इलाहाबाद की संधि हुई हैं। ठीक है, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम, ठीक है, ये तीनों की संयुक्त सेनाएं अंग्रेजों से युद्ध करती हैं यहाँ पर और तीनों पराजित हो जाते हैं। क्योंकि शुजाउद्दौला के पास तो पहले से ही जो मुगल बादशाह था शरणार्थी के रूप में मौजूद था। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के दौरान क्या होता है कि अवध और मुगल इन दोनों के साथ संधि और नवाब, और इन संधियों पर जो बंगाल का नवाब होता है वो साइन करता है निजामुद्दौला। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या किया है, बंगाल के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। इसके अगले सेशन में हम अवध राज्य के बारे में बात करेंगे कि अवध कैसे स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ। ठीक है ना, तो इस बारे में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में।